हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर 5 जो है ना वो जजमेंटल चैप्टर है। हाउ जजमेंटल मतलब इसमें अगर हमें पॉइंट्स आते हैं या फिर हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम अपनी तरफ से बना के भी, अपनी जजमेंट से बना के आंसर फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 10 to 15 कुछ फाइंड आउट किए हैं जो इस चैप्टर में से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा। तो यहाँ पर हम वन बाय वन चलते हैं और ये सब करने के बाद आपका एनालिसिस भी हो जाएगा कि इस चैप्टर में से अपार्ट फ्रॉम दीज कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो विदाउट टेस्टिंग वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप टू ओवर चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले आता है वेरिफिकेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारी बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंट आइटम होती है। अगर हमें उसमें से दिखता है कि हमारे शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर रिड्यूस हुई है तो हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास होना चाहिए था वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन है या नहीं है। दे शुड नो डिफॉल्ट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में, इंटरेस्ट में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कंपनी ने ले लिया हो और अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी सही तरीके से अकाउंट फॉर कर ली हो। एंड जब भी हम किसी भी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो उस साल बैलेंस शीट पे हमें लगाना पड़ता है एंड रिड्यूस्ड। तो ये सारे वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स। अब अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो जनरली हम एफएस में डिस्क्लोज करते हैं, बट डिस्क्लोज करते कैसे वो हम यहाँ देखते हैं। शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर्स और कितने प्रमोटर्स हैं उनका नंबर, कितने प्रमोटर के नाम हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर होल्ड करके हैं और टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर में से, मतलब टोटल शेयर की परसेंटेज में से कितने शेयर ऐसे हैं जो प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखे हैं। तो ये हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हमारा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में आपको याद करना है प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फिर बोरोइंग में हमें वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है कि बोरोइंग को दिख रही है लायबिलिटी सेट, तो कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। हाँ, सबसे पहला एग्रीमेंट देखेंगे कि बोरोइंग की एग्रीमेंट प्रॉपर है या नहीं है। सेकेंड, मिनट सही है या नहीं है। रिकम्पुटेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज का रेट है उसमें हम डाल के देखेंगे सेम इंटरेस्ट हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन AS11, AS18 आरपीटी के लिए, और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब बोरोइंग है, अगर वो सिक्योर्ड है तो वहां पर हमने कोई सिक्योरिटी भी दी होगी सामने वाले को तो उसकी वैल्यूएशन हम देख लेंगे। एंड अकाउंटिंग पॉलिसी जो बोरोइंग की वो प्रॉपर फॉलो अप हुई है ना नहीं हुई है। तो ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं डेटर्स, पहले तो हम चेक करेंगे कि डेटर्स के कंट्रोल कैसे होने चाहिए। मतलब डेटर्स के ऊपर एंटिटी ने कुछ कंट्रोल्स लगा रखे हो और कंट्रोल्स कैसे कैसे ऑडिटर को चेक करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कैश सेल को हमने डेटर में कभी भी ना डाला हो, डेटर वही सेल का पार्ट बना हो जो कि क्रेडिट में हुई है, तो उसको बोलते हैं बोनाफाइड सेल। अप्रूव्ड कस्टमर को यो एक बात बताओ ना, उधार में हम जो गुड्स है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है, मतलब जिसकी वर्दीनेस अच्छी नहीं होती है उसको तो हम ये सब प्रोवाइड करते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडिट वर्दीनेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए, टाइम पर कलेक्ट हो जाना चाहिए डेटर्स, और सेंडिंग रिमाइंडर्स, अगर टाइम पर कलेक्ट नहीं हो पा रहे तो मुझे रिमाइंडर भी सेंड करने हैं। एंड सिस्टम ऑफ फॉलो अप, ओके, तो फॉलो अप सिस्टम एग्जिस्ट होना चाहिए कि मान लो रिमाइंडर के बावजूद भी किसी पर्सन ने पेमेंट नहीं करी है तो हम उसको फॉलो अप डाल सके। सो बोनाफाइड सेल सीट ट्रेड रिसीवेबल बना हो, अप्रूव्ड कस्टमर को हुई हो, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, टाइम पर कलेक्ट हो जाना चाहिए, और टाइम पर कलेक्ट नहीं हुए हो तुमने रिमाइंडर भेज दिए हो, और सिस्टम ऑफ फॉलो अप हमारा होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप लोग चेक करोगे कि ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर कंट्रोल सही है सही नहीं है। अब हमें ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन वेरीफाई करनी है। सबसे पहले ऑथराइज होना चाहिए, मतलब कोई भी हमें बोरोइंग ले रहे हैं तो ऑथराइज बाय एओ या ऑथराइज बाय बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। ऐसे आई एम सॉरी, सबसे पहले जो हमने क्रेडिट सेल की वो ऑथराइज होनी चाहिए और आर्म लेंथ प्राइस पर होनी चाहिए सेल। बिल एंड होल्ड सेल क्या होता है, इसका बिल तो भी कट गया बट अभी तक कस्टडी हमारे पास ही है। लेट्स से मैं यहाँ पर बायर हूँ तो मैंने बिल कटवा दिया बट अभी भी चीज सामने वाले के पास है, गुड सामने वाले के पास है, उसको मतलब बिल एंड होल्ड सेल। प्रोसेस ऑफ गिविंग द अलाउंसेस, राइट ऑफ हैव बीन अप्रूव्ड एंड प्रोविजन शुड बी मेड एट एप्रोप्रिएट रेट्स। जो हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी प्रोसेस हम देख लेंगे, उसके रेट्स हम देख लेंगे, और अगर हमने किसी टाइम पर डेटर को राइट ऑफ किया कि वो तो रिसीव अभी होना ही नहीं है तो वो भी हमारा अप्रूव होना चाहिए। एंड रिव्यू द प्रोसेस ऑफ गिविंग द डिस्काउंट, कि डिस्काउंट किस तरह से दिया जाता है तो वो भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। देन डिस्क्लोजर्स, रीस्टेटमेंट, अगर फॉरेन करेंसी सेल है तो हमारी शेड्यूल 3 में एजिंग शेड्यूल हमें बनाना है। एजिंग शेड्यूल ये इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे आएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर आउटस्टैंडिंग, कितने टाइम तक वो आउटस्टैंडिंग है,
फिर इसमें 2 पॉइंट आएंगे, ये 2 और ये 2। पहले अनडिस्प्यूटेड आ जाएगा पूरा, अनडिस्प्यूटेड गुड और अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल। फिर डिस्प्यूटेड आ जाएगा, डिस्प्यूटेड गुड एंड डिस्प्यूटेड डाउटफुल। फिर जो लेस देन 6 मंथ है, 6 to 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। इस तरह से हमें डेटर्स को, फिर हमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इस तरह से हमें पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चीज याद रखना आप लोग। देन आवर वेरिफिकेशन कैप्शन इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे हम वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले हम कैश को वेरीफाई करने का सबसे बढ़िया मेथड है सरप्राइज चेक। बट सरप्राइज चेक जब भी हम करेंगे ना, इट शुड बी नेसेसरी कि एक कैशियर हमारे पास वहां पर होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट का जो कैशियर है वो हमारे साथ होना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन हम देख सकते हैं, और अगर हमारा कोई बैंक बैलेंस है तो हम बैंक से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आप कंफर्म कीजिए कि इस डेट पर इस एंटिटी का इतना बैलेंस था वहां पर। डिस्क्लोजर ईयर मार्क्ड बैलेंसेस, ईयर मार्क्ड बैलेंस जैसे यूडीए हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, मतलब ये वो बैलेंसेस होते हैं जो हमने किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए उठा के अलग से रखे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं ईयर मार्क्ड बैलेंसेस। एंड रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई ऐसा अमाउंट है हमारे पास जिसको हम वापस नहीं ले सकते हैं तो वो भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम क्या देखते हैं? एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस। ओके, फिजिकल काउंटिंग देख लेंगे हम। अगर हमारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, थर्ड पार्टी से पूछ लेंगे, विजिट कर लेंगे, मीटअप कर लेंगे उससे, या फिर उसका जो ऑडिटर है उससे कंफर्मेशन भी ले सकते हैं हम। और बाकी कुछ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो उसका वेट कितना है, स्क्रैप तो नहीं है, एनआरवी कितनी है, वो सब। फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहला परचेज डॉक्यूमेंट, दूसरा कोलेटरल एग्रीमेंट देख लेंगे हम। फिर कोलेटरल एग्रीमेंट टाइप ऑफ, जैसे आप ये देखो कि अगर हमने फ्लोटिंग चार्ज लिया हुआ है, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिट है उसके ऊपर कि हमने स्टॉक के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो उसमें कोलेटरल एग्रीमेंट बना होगा तो वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। कंसाइनमेंट एग्रीमेंट हम देख लेंगे, और मटेरियल परचेज एग्रीमेंट कि साल में कितना मटेरियल में परचेज करना ही करना है, वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। ओके, फिर हमारा पॉइंट आता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके वैल्यूएशन में सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात आती है। डेप्रिसिएशन कितना है, कौन सा मेथड यूज किया है, यूजफुल लाइफ कितनी है। राइट ऑब्लिगेशन के लिए परचेज इनवॉइस, सेल डीड, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब डिस्क्लोजर मतलब अगर टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर हमारी कोई एसेट दिख रही होती है तो एसेट तो हम जब भी दिखाते हैं जब कंपनी के पास कोई नो ओनरशिप होती है, मतलब ओनरशिप भी नहीं है उसके नाम पे और फिर भी उन्होंने वो एसेट में शो कर रखी है, तो इट मींस टाइटल डीड तो नाम पे नहीं है बट वो दिखा रखी है, तो उसको इस तरह से डिस्क्लोज करना। बट ये फॉर्मेट सबको याद करने हैं, 4-5 फॉर्मेट्स आएंगे इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है। आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रोस वैल्यू कितनी है, टाइटल डीड कहाँ, मतलब किसके नाम पर है, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पर है, कब से प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहे हैं विदाउट टाइटल डीड, एंड लास्ट में रीजन क्या है फॉर नॉट होल्डिंग द टाइटल डीड इन द नेम ऑफ कंपनी। ओके, तो ये तो हमारा पीपीई। फिर ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट जैसे एक्सपेंस पेबल आ गया, जीएसटी पेबल आ गया, या फिर हमारा कह सकते हैं टीडीएस पेबल आ गया, ये सब। कट ऑफ देख लें, कट ऑफ क्या होता है, जिस पीरियड की ट्रांजेक्शन हो उसी पीरियड में एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई हो, तो इनवॉइस चेक कर लेंगे हम, शेड्यूल टू रिड्यूस देख लेंगे। फिर रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल्स को कैरेक्टर में हमने इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट तो हम फॉरेन करेंसी में देते हैं, तो AS11 के अकॉर्डिंग हमने उसको सही से रिस्टेट किया गया हो। और अगर कस्टमर से एडवांस रिसीव है तो वो भी हम अदर करंट लायबिलिटीज में डालते हैं, तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद एजिंग शेड्यूल कैसे, देखो हम वो था ऊपर हमारा ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल, यहाँ पर हमारा ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल कैसे देखोगे, एमएसएमई एंड अदर्स, फिर डिस्प्यूटेड एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड अदर्स, ये 4 चीज आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहला एमएसएमई से कितना पैसा मुझे देना है, को कितना पैसा देना है, एमएसएमई के अलावा कितनों को कितना पैसा देना है मुझे, फिर डिस्प्यूटेड कितना है जो एमएसएमई को देना है, और अनडिस्प्यूटेड कितना है जो अदर्स को, सॉरी अनडिस्प्यूटेड हमारे यहाँ पर आ गया, डिस्प्यूटेड यहाँ पर आ गया, अनडिस्प्यूटेड अदर्स यहाँ पर आ गया और डिस्प्यूटेड यहाँ पर आ गया, और पीरियड सेम, लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 एंड टोटल कितना है यहाँ पर। तो ये था हमारा फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। फिर हमारा आता है लोन्स एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स। अब लोन्स एडवांसेज अगर मैंने दिए हैं किसी को, दैट्स व्हाई दे आर काउंटेड अंडर एसेट्स, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, सामने वाले से हम डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं, लोन एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं, एमओए एओए देख सकते हैं, AS11 में रिस्टेटमेंट कैसा हो वो चेक कर सकते हैं, अलाउंसेस को एसेस कर सकते हैं, फिर कितने लोन्स हमने बैड डेट किए हैं वो हम देख सकते हैं, और कौन कौन सी स्टैट्यूटरी रिटर्न हमने फाइल करी है वो भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे अब अदर करंट एसेट्स हैं तो इनपुट टैक्स आया होगा हमारे पास। ओके, तो हमने जीएसटी 2B से हम चेक कर लेंगे उसको, 3B की रिको हम देख लेंगे, तो ये सब चीजों से वेरीफाई कर लेंगे। डिस्क्लोजर में जो लोन हमारा
रीपेमेंट ऑन डिमांड बेसिस पर ये लिख लो यहां पर, दैट इज रीपेमेंट ऑन डिमांड, आरओडी, रीपेमेंट ऑन डिमांड। और विदाउट स्पेसिफिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कंपनी ने कोई ऐसा लोन ग्रांट किया किसी को जो रीपेमेंट ऑन डिमांड बेसिस पर है कि जब मांगी तब पैसा दे देना, अदरवाइज कोई टर्म स्पेसिफाई नहीं है। तो ऐसा जो लोन है वो हमें इस फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना होता है। पहले टाइप ऑफ बोरोवर कौन सा है, अमाउंट ऑफ लोन कितना है, एंड परसेंटेज टू द टोटल लोन कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। प्रमोटर को, डायरेक्टर को, केएमपी को, आरपीएस को कितना अमाउंट ऑफ लोन है, तो टोटल में से कितना परसेंट इतना है जो इन लोगों को दिया। जैसे मान लो 100 करोड़ है और 20 लाख इसको दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2%। ओके, तो ये सारी चीज हमें देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर कर सकते हो। फिर हमारा होता है प्रोविजन कंडीशन लायबिलिटी। कुछ नहीं है इसमें, प्रोविजंस की लिस्ट ले लेंगे, एग्रीमेंट देख लेंगे, कोई कंडीशन लायबिलिटी का एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया हो। एक्सपर्ट रिपोर्ट देख लेंगे, अगर मैंने किसी कंडीशन लायबिलिटी को वैल्यूएशन करने के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर किया है तो उसकी हम रिपोर्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हम ले सकते हैं कि जितने भी हमारी कंडीशन लायबिलिटी वो सारी हमने डिस्क्लोज कर दी है प्रॉपरली। फिर आते हैं अदर डिस्क्लोजर जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इनमें से एक डिस्क्लोजर आप मांग के चलो कि आएगा ही आएगा, मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, सो बिनामी प्रॉपर्टी होल्ड, डिटेल ऑफ सच बिनामी प्रॉपर्टी, अमाउंट कितना है उस बिनामी प्रॉपर्टी का, बेनिफिशियरी कौन है, और अगर प्रॉपर्टी बुक्स में है तो कौन सी आइटम में है, फिर अगर बुक्स में नहीं है तो क्यों नहीं है, और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, स्टेटस क्या है, और कंपनी का व्यू क्या है कि वो हार जाएंगे जीत जाएंगे, या कंपनी का व्यू में क्या है वो प्रॉपर्टी किसकी बनती है। तो ये सारी चीजें हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको याद भी करना पड़ेगा। जिनका नाम आरओसी ने स्ट्रक ऑफ कर दिया है उनके साथ क्या कंपनी का कोई रिलेशनशिप है तो वो हमें ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेम ऑफ दैट स्ट्रक ऑफ कंपनी, सेकंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद दैट स्ट्रक ऑफ कंपनी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप विद द कंपनी। नेम ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी जैसे XYZ, ABC, PQR, ये सब क्या इन्वेस्ट किया मैंने उनमें, क्या कोई रिसीवेबल्स है, क्या कोई पेबल्स है, और क्या हमने उस कंपनी में शेयर होल्ड किए हैं, तो वो हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है वो हम देख लेंगे, और कंपनी के साथ रिलेशनशिप कैसा, मतलब एसोसिएट है, सब्सिडरी है, होल्डिंग है, जॉइंट वेंचर है, वो सब। ओके, फिर रेशियोज, कौन कौन सी रेशियोज ऐसी हैं जो निकालनी भी पड़ती हैं और हमें डिस्क्लोज भी करनी पड़ती हैं। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये ऐसी रेशियोज हैं जो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये 135 सेक्शन, जिसमें पढ़ते हैं कि हर एक कंपनी को हर पिछले साल उसकी जो नेटवर्थ है, टर्नओवर है, प्रॉफिट का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो इस साल उनको अपनी नेट प्रॉफिट के एवरेज का पिछले 3 साल की 2% CSR में डालना पड़ता है। अब अगर वो ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर है तो कैसे डिस्क्लोज करनी है, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड स्पेंड करने के लिए, कितना अमाउंट इंकर्ड कर दिया, शॉर्टफॉल कितना है, मतलब क्या 100 स्पेंड करना था, आया समझ में, 80 स्पेंड कर दिया तो 20 क्या रहेगा शॉर्टफॉल, प्रीवियस ईयर का कितना टोटल है, रीजन क्या है शॉर्टफॉल का, और नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी कैसी है, और आरपीटी की डिटेल्स क्या क्या। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेरे ही एनजीओ में सीएसआर कर दिया हो। ओके, तो ग्रेजुअली मेरे ही एनजीओ को बेनिफिट मिला है, तो सीएसआर का ऑब्जेक्टिव ये बनता है 135 का कि जो जनरल पब्लिक है ना उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ऑडिटर को यही इंश्योर करना है। फिर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में क्या, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे हम बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम देख लेंगे, ट्रांजेक्शन पे कितना चल रहा है अभी, अमाउंट ऑफ करेंसी कितने जो हमने होल्ड कर रखी है, और क्या हमने किसी पर्सन से एडवांस लिया हुआ है फॉर द ट्रेडिंग इन सच क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्या उन्हीं करेंसी में हमें डील करने के लिए किसी पर्सन से लोन एडवांस लिया है या नहीं लिया है, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे सारे कैप्शन बैलेंस शीट के। आगे हम चलने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हमारा ट्रेडिंग आता है, ट्रेडिंग में हमें डायरेक्ट इनकम आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वहां पर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, सेल आती है, परचेज आती है, स्टॉक हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, सेल को कैसे वेरीफाई करेंगे। हम देखो जजमेंटल पॉइंट है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, सेल इनवॉइसेस चेक करके, कस्टमर से कंफर्मेशन लेके, सीक्वेंस देख के कि इनवॉइसेस का सीक्वेंस सही है या नहीं है, कट ऑफ एरर्स तो नहीं है, जीएसटी देख के, AS11 देख के, मतलब एक्सपोर्ट करी है तो, और AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो आपका टॉपिक है वो चेक करके कि जब हमने अकाउंटिंग करा है, जब अकाउंटिंग एंट्रीज पास हुई है तो AS9 की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। ओके, देन अदर इनकम, अदर इनकम में स्टूडेंट्स
तीन चीजें आती हैं, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है और इन्वेस्टमेंट की सेल पर गेन एंड लॉस आता है। अब इंटरेस्ट में क्या देखेंगे हम, एफडी की लिस्ट ऑफ टेकिंग कर लेंगे, बैंक के अंदर एफडी है तो बैंक से कंफर्मेशन ले लेंगे, या किस थर्ड पार्टी के पास हमारा डिपॉजिट्स है उससे भी आ जा रहा है तो वो भी हम चेक कर लेंगे, और फॉर्म 26 देख लेंगे। फॉर्म 26 क्या होता है, किसी भी एसएससी का पर्सन का जो भी टीडीएस कटा है, कहीं भी सोर्स से कटा हुआ है, कितने भी सोर्सेज से कटा हुआ है, तो सारा टीडीएस जो रिफंड आने वाला होता है वो कहाँ शो होता है, फॉर्म 26 में इनकम टैक्स पोर्टल पे, याद रखना। डिविडेंड P&L हम देख लेंगे और इन्वेस्टमेंट देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर ऑफ टाइटल में जब हमने सेल किया हो तो ओनरशिप सामने वाले के पास चली गई हो, और म्यूचुअल फंड या शेयर स्टेटमेंट भी हम चेक कर लेंगे। अनडिस्क्लोज इनकम, क्या कंपनी ने पिछले साल कोई इनकम ऐसी तो नहीं थी जो डिस्क्लोज ना करी हो, अगर ऐसा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज इनकम। तो मुझे अब देखना है क्या इस साल डिस्क्लोज करी है, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगा, एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड, क्या इनकम टैक्स की कुछ एग्जेम्पशन है, हाँ है तो कोई डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है, अगर नहीं है एग्जेम्पशन तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा करंट ईयर में। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना वो आई से की नजरों में अब तक नहीं आया है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ओके, तो इन दोनों को ना बहुत अच्छे से करना क्योंकि शायद 3 से 4 नंबर में ये आ सकता है। परचेज इनवॉइस चेक कर लेंगे हम, परचेज गुड्स आए हैं तो स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट हो गए हो, इनपुट टैक्स परचेज किया तो जीएसटी पे किया होगा मैं तो आईटीसी आएगा वो देख लेंगे हम, रिलेटेड पार्टी की तो नहीं है, कट ऑफ में तो नहीं है, और जनरल इंटरेस्ट चेक हम कर लेंगे। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे हमारे जो सैलरी होता है, ओके, और हमारे जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमें चेक करना है। सबसे पहला लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, अपॉइंटमेंट लेटर, उससे जाके मिल भी सकते हैं हम, फिर रिजाइंड एम्प्लॉय का फुल एंड फाइनल हो गया वो देख लेंगे हम, और एपी लगा के भी हम चेक कर सकते हैं। फिर डेप्रिसिएशन में प्रोसेस क्या है, फिक्स एसेट रजिस्टर हम देख लेंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर है लिख लेना है यहाँ पर, फिक्स एसेट्स रजिस्टर। फिर हम रेट चेक कर लेंगे, फिर हम इशू लाइव देख लेंगे, रिवैल्यूएशन देख लेंगे, और रेडी टू यूज से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हुआ हो, एनालिटिकल प्रोसीजर भी हम लगा सकते हैं ये देखने के लिए कि लास्ट ईयर कितना था और करंट ईयर में कितना है। ओके, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है अदर एक्सपेंसेस, जैसे रेंट हो गया एंड पावर एंड फ्यूल हो गया। एक्सपेंस का ना मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं है इसमें ज्यादा, तो आप इसको अपने तरफ से बना के लिख सकते हो। बस आपको ना जब भी रेंट का भी कोई भी आपका एक्सपेंस सामने आए तो उसमें 360 आपको आंख बंद करके सोचना है कि इसमें क्या क्या मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर बैठ के आपको एज एन स्टूडेंट जवाब नहीं देना है, एज एन आपको ऑडिटर बन के जवाब देना है कि अगर हम ऑडिटर होते तो इसका जवाब हम कैसे देते, इसको वेरीफाई हम किस तरह से करते हैं। रेंट में हम अब एग्रीमेंट देख सकते हैं, एक्सक्लेशन क्लोज देख सकते हैं। एक्सक्लेशन क्लोज क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट से हम रेंट को भी इंक्रीज करेंगे एंड एक्सपेंस शेड्यूल। पावर एंड फ्यूल मंथ वाइज समरी देख लेंगे हम, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तीनों चीजें हम चेक करेंगे। फिर अदर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, ये पता क्या बोला हुआ है, इसने ये बोला है अगर कंपनी ने किसी अदर पर्सन को पैसा दिया है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी, ओके, या फिर किसी पर्सन ने कंपनी को पैसा दिया है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी, तो ये ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा दैट यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोइंग फंड, ओके, वेयर द कंपनी इज एडवांस टू अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट इट शैल डिस्क्लोज। मतलब क्या कंपनी ने किसी और को पैसा दिया है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो ये डिस्क्लोज करना है कितना अमाउंट ऑफ फंड दिया है, फर्दर एडवांस कहां पर किया है, और किस टाइम पर हमने गारंटी वारंटी किसी और को दी है। फिर कंपनी को यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है किसी और से, मतलब यहाँ मैंने दिया था पहले, अब मेरे को रिसीव हो रहा था कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। दोबारा सुनो, पहले मैंने किसी और को दिया था ताकि वो मेरे बिहाफ पर कहीं और इन्वेस्ट कर सके, बट यहाँ पर मैंने किसी और को दिया था कि वो मेरे बिहाफ पर कहीं और इन्वेस्ट कर सके। ओके, सो सेम है, जब ये चीजें मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 5। अगर इसमें हमको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पार्ट को एटलीस्ट आप अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि ना इस चैप्टर को जनरली बच्चे एलिमिनेट करके जाते हैं और अपने 12 से 15 नंबर खो बैठते हैं। लगभग 12 मार्क्स का ये अपना चैप्टर आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। मिलते हैं यूनिट 6 की वीडियो में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।